नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक अग्रवाल है। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल स्टॉक आई क्लब पर। दोस्तों, मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं जिस भी स्क्रिप्ट का या स्टॉक का जिक्र करूंगा उसमें मेरी किसी भी प्रकार की बाय, सेल या होल्ड की कोई भी रिकमेंडेशन या सलाह नहीं है। जो भी डिसीजन लें वो आप अपना एनालिसिस करने के बाद या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह के बाद में लें। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या रिसर्च एडवाइजर नहीं हूं। मैं भी इस मार्केट का एक स्टूडेंट हूं और मैं अपनी लर्निंग आपके साथ साझा कर रहा हूं। तो ये वीडियो एक लर्निंग पर्पस के लिए है। दोस्तों, तो आज हम निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। यहां पर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां क्या किया है, निफ्टी में जो 2008 का फॉल आया था उसको बेस मानकर कर्व ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करी है और वो ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। जैसा कि मैंने क्या किया है, जो निफ्टी का जो 2008 का फॉल आया था और उसके बाद में जो इसने पिकअप लिया था इस ट्रेंड लाइन पर, यहां से लेकर मैंने उसके जो भी इसने सपोर्ट लिया उसको लेते हुए 3 पॉइंट्स को मैंने लिया है। एक जो यहां पर सपोर्ट लिया था और एक जो यहां पर रेजिस्टेंस का काम किया था और एक यहां पर क्रॉस करके यहां पर भी इसने सपोर्ट का काम किया है और निफ्टी ने यहां पर एक रनअप लिया था। तो अब हम यहां अगर देखेंगे, यहां पर एक सपोर्ट है, इधर एक ब्रेकआउट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है, इधर सपोर्ट है। फिर यहां पर निफ्टी का ब्रेकआउट होना था तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, एक ब्रेकआउट हुआ। फिर उसके बाद में जो ब्रेकडाउन आया है ईयर 2015 में, निफ्टी ने हालांकि ऊपर की तरफ रनअप दिया है लेकिन इसने यहां पर एक रेजिस्टेंस का काम किया है। एक बार यहां रेजिस्टेंस दिया है, एक बार इधर रेजिस्टेंस दिया है। फिर उसके बाद में ईयर 2021 में इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया था और ब्रेकआउट देने के बाद में इस ब्रेकआउट लेवल से अगर मैं देखूं तो इट इज अबाउट 16,600 और ये रनअप लिया था। जो हाई था इसका अप्रोक्सीमेटली 18,600 का हाई था इसका। उसके बाद में इसने अगेन सपोर्ट लिया इस लाइन का और इसने यहां पर ब्रेकडाउन दिया। आफ्टर गिविंग अ ब्रेकडाउन इसने अगेन एंड अगेन इसको रेजिस्टेंस की तरह लिया है। जो 2008 से जो ये कर्व्ड लाइन प्लॉट करी है उसको रेजिस्टेंस की तरह लिया है हमेशा। और अगेन इसने जब यहां पर दिसंबर 2023 में जब ब्रेकआउट दिया है इस कर्व लाइन को, उसके बाद से ये यहां पर अपवर्ड जर्नी के लिए अपना मोमेंटम स्टार्ट किया है और यहां पर कॉन्ट्रैक्शन की तरह ये चल रहा है। अब इसको ये देखेंगे तो एक लाइन मैंने जो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, एक हमने बेस के लिए कर्व लाइन प्लॉट करी है और एक हमने अपर साइड में कर्व लाइन प्लॉट करी है। अब इस कर्व लाइन को मैं देखता हूं तो मेरे हिसाब से तो इसमें वीकली बेसिस पर ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम यहां देखते हैं तो अब क्या हो सकता है आगे, या तो ये यहां से एक रनअप लेकर यहां रीटेस्ट करेगा या फिर इधर ये कंसोलिडेट करके अंदर अगेन इस लाइन पर आ सकता है। तो मैंने यहां पर एक बेस लाइन इस कैंडल के लो पर लगा दी है जो कि है 23,400 के आसपास, 23,398। अब हमें देखना है कि निफ्टी किस तरह से मूव करता है। अकॉर्डिंग टू मी इट शुड गिव 25,000 की तरफ मूवमेंट और उसके बाद रीटेस्ट करके या तो अंदर आए और या फिर रीटेस्ट करके अगेन ऊपर की जर्नी स्टार्ट करे या फिर ये अंदर अगेन आकर यहां पर कॉन्ट्रैक्ट करे। तो मेरा तो निफ्टी का जो एनालिसिस कहता है, इस कर्व लाइन का ब्रेकआउट इट हैज ऑलरेडी गिवन लास्ट वीक और मोमेंटम इसका बरकरार रहना चाहिए। अब देखते हैं कि एनालिसिस किस तरह से जाता है। अच्छा दोस्तों, अब हम झटपट कुछ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं। मैं आपके लिए कुछ 3 और 4 स्टॉक्स लाया हूं जो कि मुझे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में नजर आते हैं। सबसे पहले स्टॉक का नाम है LIC हाउसिंग फाइनेंस। दोस्तों, इसमें टेक्निकल चर्चा करने से पहले, वैसे तो मैं फंडामेंटल्स को नहीं देखता हूं, फिर भी इस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में मैं फंडामेंटल्स की हल्की सी बात करना चाहता हूं जितना मैं देख पाता हूं। यहां अगर हम देखेंगे तो इस स्टॉक का जो पीई है वो 9 का पीई है और इसकी जो पीयर्स के हिसाब से मैं अगर इसको कंपेयर करूं इन टर्म्स ऑफ
टू अर्निंग ग्रोथ रेशियो या करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो इसमें अपने पीयर ग्रुप में ये सबसे सस्ता स्टॉक मुझे नजर आता है। अगर मैं पीई की बात करूं तो ये 9 का पीई है, जो कि सबसे कम है। अपना प्रॉफिट टू अर्निंग ग्रोथ का अगर मैं रेशियो का चेक करूं तो ये 1 से कम है, और इन सभी जो पीयर ग्रुप है उनमें भी सबसे कम है। करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करता हूं तो इट इज ट्रेडिंग एट 1.39। तो हर लिहाज से ये मुझे बहुत ही सस्ती कंपनी नजर आती है। और अगर मैं इसकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करता हूं तो प्रॉफिट एंड लॉस में इसका जो करंट फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट आया है, इसने 6,000 करोड़ का फाइनेंसिंग प्रॉफिट दिया है विद अ मार्जिन ऑफ 22%। और नेट प्रॉफिट जो है इसका हाईएस्ट एवर है 4,700 करोड़ का। और अगर मैं एक दूसरा टेक्निकल बेसिस पर देखता हूं तो इसने जो हाई दिया था जून 2017 में दिया था, तो इसका मैं मानकर चलता हूं कि मार्च 2017 में जो रिजल्ट इसने पोस्ट किया होगा उसका जो दिया था इसने करीब करीब 2,000 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में इसने 4,700 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो यहां से अगर मैं वैसे भी बात करूं तो प्राइसिंग में इसका डबल का तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। वॉट एवर प्राइस वॉज इन जून 2017 उससे डबल का तो आना ही चाहिए। 15 to 1,600 रुपीज का इसमें टारगेट आना चाहिए। अगर मैं उसको बात करूं तो सिंपल कि 2,000 करोड़ वर्सेस 47 करोड़ का, मैं उसको अगर जो मार्केट ने इसको प्राइसिंग किया था उसने करीब 800 के आसपास का प्राइसिंग किया था, तो उससे मैं अगर देखूं तो इसमें करीब करीब 1,500 to 1,600 का टारगेट आना चाहिए। अब मैं टेक्निकल की बात करता हूं तो इन 2017 क्लोजिंग बेसिस पर 779 का इसने हाई लगाया था और ऑल टाइम हाई वाज 794। तो अब इसने वीकली बेसिस पर जून 2024 में ब्रेकआउट दिया है, जो कि क्लोजिंग बेसिस और ऑल टाइम हाई को भी इसने ब्रीच किया है। अब इसमें क्या हो सकता है, ये कुछ टाइम यहां कंसोलिडेट करेगा, क्योंकि इसका जो LIC हाउसिंग फाइनेंस का है जो नेचर मुझे पास्ट मूवमेंट के हिसाब से नजर आता है, ये थोड़ा सा स्लो मूविंग स्टॉक है। तो स्लो मूविंग में क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर जाएगा, करेक्ट करेगा। तो इसमें मेरा जो अगर मैं डेप्थ को प्लॉट ऊपर करता हूं तो इसका जो टारगेट आता है 1,400 का। तो अगर और ये जो है पोटेंशियल इसमें 77% का पोटेंशियल है, जो कि अगर एक साल में भी हम अचीव करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रिटर्न हम मान सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। अच्छा हाँ, दूसरे स्टॉक की बात करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टॉप लॉस क्यों नेसेसरी है। देखिए, स्टॉक अच्छा है, स्टॉक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर इसका आप देखते हैं 2021 का मूवमेंट, इसने रिवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट दिया था उस टाइम पर। यहां से अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं, रिवर्स हेड एंड शोल्डर का इसने इधर ब्रेकआउट दिया था और बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया था, विद वॉल्यूम दिया था, लेकिन फिर भी इसने ब्रेकआउट को फेल कर दिया यहां पर। तो ब्रेकआउट को जब फेल किया, और अब आप देख लीजिए इसने कितना टाइम लिया इसको पूरा करने में और दोबारा से ब्रेकआउट इस प्राइस को देने में। तो इसीलिए जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं हमारी ट्रेडिंग जर्नी में, क्योंकि अगर हम यहां पर स्टॉप लॉस अगर हिट हो गया है, अपनी लॉस को कट नहीं करते हैं, तो हमने क्या किया, 2 साल तक जो अपॉर्चुनिटीज हमको मिल सकती थी वो अपॉर्चुनिटीज हमने 2 साल तक मिस करी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की, जिसका नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। मैं इसके बिजनेस की बात करता हूं, ज्यादा फंडामेंटल की तो मैं बात नहीं करूंगा। बिजनेस में जो ये है, ये जो ओलियो केमिकल बेस्ड एडिटिव्स होते हैं उसमें ये इंडिया में लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। अगर ग्लोब की बात करें तो ये 6 लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर्स में से एक है। चलिए अब हम बात करते हैं टेक्निकल बेसिस पर। टेक्निकल बेसिस पर हम इसमें क्या देखते हैं, मैंने क्या किया है, इसमें मैंने प्लॉट किया है
एवी वेब का एक इंडिकेटर। एवी वेब का मतलब क्या हुआ? एंकर्ड वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। तो इसने अगर आप देखेंगे इस इंडिकेटर का जो अपर बैंड है, एवरी टाइम इसने इधर इस अपर बैंड पर सपोर्ट लिया है और वहां से इसने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया है। अब इसने अक्टूबर 2022 में यहां पर इसने ब्रेकडाउन दिया था। ब्रेकडाउन देने के बाद में इसने इसको जो अपर बैंड है ब्रीच किया। ब्रीच करने के बाद में इसने 1, 2, 3 एंड 4th टाइम में इसको यहां से ब्रेक किया है। दो पॉजिटिव चीजें हैं। एक तो इसने अपने प्राइस एक्शन की अगर हम बात करें तो इसने अपने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक दिया है, और उसके बाद में दूसरा जो पॉजिटिव चीज है, इसने जो एंकर्ड वी वेब है उसको भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो अब इसमें आगे क्या हो सकता है? इसमें आगे ये हो सकता है कि या तो ये यहां पर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा और अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करेगा। तो अगर आगे की भी जर्नी को स्टार्ट करता है तो यहां से भी अगर मैं इसमें कैप्चर करने की कोशिश करता हूं, ये देता है 32% का मूव। तो 32% इन अ ईयर इज ऑल्सो वेरी गुड रिटर्न। तो दोस्तों इसमें हम अब क्या बोल सकते हैं कि इसने एक रिवर्सल के लिए इंडिकेशन दिया है और छोटा सा वॉल्यूम बिल्डअप भी दिखाया है। और अगर ये यहां से फर्दर ब्रेकआउट देता है तो ये अपने 10,000 तक की जर्नी को अचीव करने के लिए अपना मूव चल सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की, जिसका नाम है एनबीसीसी। अब एनबीसीसी की मैं क्यों बात कर रहा हूं यहां पर? एक तो एनबीसीसी जो है गवर्नमेंट की जो करंट पॉलिसीज हैं उससे मुझे अलाइन लगता है। गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा फोकस है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर। तो अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते हैं, बीइंग अ पीएसयू स्टॉक, ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट हो सकता है जो कि इस पॉलिसी का बेनिफिट ले सकता है। अब हम इसकी बात करते हैं टेक्निकल बेसिस की। टेक्निकल में जो इसने रिवर्सल दिखाया था, रिवर्सल इसने करीब सितंबर मंथ में दिखाया था, और रिवर्सल के बाद इसने एक अच्छा शार्प मूव दिया था। शार्प मूव देने के बाद में जनवरी 2024 में इसने अपने जो नवंबर 2017 का जो हाई था उसको यहां पर उसने अच्छे वॉल्यूम के साथ में और अच्छी प्राइस के साथ में ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन में गया था और इसने अपने इस लेवल पर आकर एक सपोर्ट ले लिया था। अगर मैं यहां एक लाइन प्लॉट करता हूं तो इसने यहां सपोर्ट ले लिया था। अब इस लाइन को अगर मैं यहां पर क्लोजिंग बेसिस पे इधर प्लॉट करता हूं। अच्छा दोस्तों, आगे टेक्निकल बेसिस में बढ़ने से पहले मैं आपको इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इस स्टॉक में मेरी पर्सनल पोजीशंस हैं, और वो पोजीशंस जब इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया था, अगेन मैंने यहां पर अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो जो भी निर्णय आप लेंगे वो आपका अपना निर्णय होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके आप अपना निर्णय लीजिएगा। एक चीज तो ये हो गई कि इसने अपने 2017 के लेवल को यहां ब्रेकआउट किया है, यहां कंसोलिडेशन में गया, अगेन ब्रेकआउट दिया। तो इसका एक टारगेट तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी डेप्थ को कैलकुलेट करके हम सीधा सीधा सा इधर प्लॉट कर देते हैं। तो उसके बेसिस पे जो हमारा पहला टारगेट आता है वो ये आता है करीब करीब 250 रुपीज का, जो कि यहां से ब्रेकआउट लेवल से 87% का है। उसके बाद में दूसरा मैं आपको सिनेरियो और इसमें दिखाता हूं। ये क्योंकि एक कप की फॉर्मेशन ले रहा है और ये एक हैंडल है, मैं इसमें अगर एक डायगोनल लाइन प्लॉट करता हूं क्लोजिंग बेसिस पर इधर, तो इसने डायगोनल लाइन का भी एक ब्रेकआउट दिया है। और अगर मैं इसकी डेप्थ को प्लॉट करता हूं यहां पर ब्रेकआउट लेवल पर, तो जो इसका टारगेट आता है करीब करीब 325 रुपीज का आता है। अब इसमें क्या हो सकता है? इसमें ये कंसोलिडेशन में थोड़ा सा इधर आएगा, करेक्ट होगा, 170 की रेंज में, 175 की रेंज में आता है, तो ये एक अच्छी बाय हो सकती है। और अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाकर हम इसके ऊपर में ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पर, जिसका नाम है आदित्य बिरला मनी। अच्छा, इस स्टॉक में भी मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। इसमें भी मैंने अपनी पोजीशंस बनाई हुई हैं, जो कि क्लोजिंग बेसिस पर जब इसने ब्रेकआउट दिया था उसके बाद मैंने यहां पर अपनी पोजीशंस बनाई थी। तो प्लीज अपना एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें।
तो दोस्तों इसमें अब क्या हम देखते हैं, इसने अपना जो ऑल टाइम हाई है जो कि इसने जुलाई 2017 में लगाया था, दैट वाज अराउंड 165 रुपीज, इसने यहां पर विद गुड वॉल्यूम जून 24 में ब्रेकआउट दिया था। उसके बाद में ये अब यहां कंसोलिडेट कर रहा है। और मैं एक अगर इसकी जो प्रीवियस जो इसने मूव चालू किया था इसकी ट्रेंड लाइन डालता हूं, तो यहां पर इसने ब्रेक डाउन दिया, यहां सपोर्ट लिया, अगेन इसने यहां पर ब्रेक, इस लाइन को ब्रेक करते हुए अपना क्लोजिंग बेसिस का जो ऑल टाइम हाई था उसको ब्रेक किया। अब ये यहां पर एक कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है जो कि हो सकता है यहां पर 1-2 हफ्ते कंसोलिडेशन का मूव देकर और अपनी नेक्स्ट अपवर्ड जर्नी स्टार्ट करे। तो इसमें हमारा जो डेप्थ प्लॉट करके 2 टारगेट निकाल सकते हैं, एक तो हम क्लोजिंग बेसिस पे निकाल सकते हैं और एक जो ऑल टाइम हाई है उसके बेसिस पे। अभी फिलहाल मैं ऑल टाइम हाई पर यहां पर प्लॉट करके देखता हूं, तो इसका जो टारगेट आता है नियर अबाउट 300 के आसपास में आता है। और फंडामेंटली भी मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नजर आती नहीं है, जो कि मैं बहुत वीक हूं फंडामेंटल में। यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो पेग रेशियो है 0.45 है, पीई भी कंट्रोल में अपने पीयर ग्रुप के हिसाब से। और जो इसके जो प्रॉफिट की बात करता हूं, इसने 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है विच इज हाईएस्ट एवर। और 6 ईयर से लगातार अपनी ग्रोथ शो कर रहा है। तो अगर मैं इसका 2007 के हाई के हिसाब से 6 करोड़ के अगेंस्ट में 53 करोड़ का देता हूं, तो पोटेंशियल तो इसमें काफी आता है, लेकिन फिर भी हम डेप्थ के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमारा जो टारगेट अराउंड 300 के आसपास आता है, और जो कि 90% के आसपास है इस प्राइस से, और वो काफी अच्छा रिटर्न है। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक पर, जो कि अगेन एक पीएसयू स्टॉक है, उसका नाम है हिंद कॉपर। अब हिंद कॉपर की मैं यहां क्यों बात कर रहा हूं, हिंद कॉपर की मैं बात यहां पर इसलिए कर रहा हूं कि अगर इंडिया अपने मैन्युफैक्चरिंग में अपने को सेल्फ रिलायंट बनाना चाहता है और उसका जो फोकस है काफी कुछ मैन्युफैक्चरिंग में, सेमीकंडक्टर्स या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स में है, तो कॉपर का इस्तेमाल होना वाजिब है। अगर कॉपर इस्तेमाल होगा तो हिंदुस्तान कॉपर जो है उसका एक बेनिफिशियरी हो सकता है। अब इसमें टेक्निकल बेसिस पर अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या हुआ है, टेक्निकल बेसिस पर इसने यहां पर एक जो इसका फेब 2011 का एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, जहां पर इसने 2 टाइम्स रेजिस्टेंस लिया था, 3 टाइम्स यहां लिया, 4th टाइम में इसने यहां पर ब्रेकआउट दिया अप्रैल 2024 में। उस ब्रेकआउट को देने के बाद में ये इधर एक रीटेस्ट किया है लेवल को, और मैं इस ट्रेंड लाइन को पोस्ट करूं तो ये इसका एक कॉन्ट्रैक्शन जोन है। अगर ये यहां से ऊपर मूव करता है तो इसकी नेक्स्ट जर्नी इसके ऑल टाइम हाई की तरफ हो सकती है, जो कि अभी इसका प्राइस 330 है और इसका जो ऑल टाइम प्राइस है वो 658 है। तो दोस्तों मैं इस स्टॉक पर काफी बुलिश हूं कि आने वाले टाइम में ये एक अच्छा अप मूव का कैंडिडेट हो सकता है। तो दोस्तों ये मेरे आज कुछ स्टॉक्स थे और मेरा एनालिसिस था। इस एनालिसिस के बारे में जो भी आपको पॉजिटिव नेगेटिव लगता है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना व्यू पोस्ट करें, जो कि मुझे हेल्प करेगा अपने एनालिसिस में। थैंक यू वेरी मच।